एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको भी बता देती हूँ, उसको हम कवर करेंगे पूरे लेक्चर के अंदर। कि सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ द कन्वेंशनल अकाउंटिंग और डिफरेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड द कन्वेंशनल अकाउंटिंग। सो सिंपल सी बात है, पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब समझना होगा। देन उसके बाद ट्रांसफर प्राइस आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पूरे चैप्टर में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक पहले आपको तभी समझ में आएगा जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग समझ में आएगा, राइट। सो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको ये जो पॉइंट्स है ना, इसका कंसेप्ट है समझ में आ जाए। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? ये कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? क्योंकि ये चीज़ें हम फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, इसका ओवरव्यू क्या होता है, कितनी तरह की कॉस्ट होती है, हम सभी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करें। बट फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है कि हमारे पास क्या होते हैं, वाउचर्स होते हैं। वाउचर दैट मीन्स मेरे पास कुछ इस तरीके की रिसीट होती है, ठीक है। इस रिसीट को मैं वाउचर कहूँगी, है ना। और इसकी मदद से मैं क्या करने वाली हूँ, जर्नल एंट्री करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, लेजर में मैंने ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है। अलग अलग ग्रुप बना दिए, क्लासिफिकेशन कर दिया, समराइज कर दिया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इसके बेसिस पे मैं 3 अकाउंट प्रिपेयर करती हूँ। एक तो है मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक मेरे पास है इनकम स्टेटमेंट, तीसरा मेरे पास है बैलेंस शीट। देन मेरी जो कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन में इजीली एनालिसिस कर सकती हूँ कि हाँ फाइनेंशियल प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है, कंपनी स्टेबल रह सकती है नहीं रह सकती। ये हमारा अकाउंटिंग का मतलब है। अच्छा, जब इसके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। अब जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, ये आपके पापा जी। अब ये तो हो नहीं सकता कि हाँ सारा का सारा प्रोग्राम का जितनी भी अरेंजमेंट करनी है वो सारे का सारा काम आपके पापा जी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई है नहीं तो अब इवन है फिर करना पड़ेगा। अगर मैं कह रही हूँ कि आपका बहुत बड़ा फंक्शन है, शादी है घर में, ठीक है, सो ज़रूरी है कि पापा जी को क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी पड़ेगी अपने भाइयों के बीच में या अपने चाचा ताऊ के अंदर, जिसमें भी बांटनी है बांटनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बांटेंगे सो क्या होगा, आपका काम जो है, आपका जो काम के अंदर लगने वाला टाइम है वो भी कम लगेगा, आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी। तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी को, कहीं ना कहीं आपकी इफेक्टिवनेस को वो एनहांस करेगी, राइट। तो इसी तरीके से कंपनी के अंदर जो मेन हेड होता है वो भी अपने काम को पूरा करने के लिए, अब उसके पास इतना सारा काम है, वो काम अकेला तो नहीं करेगा, है ना। कभी आपने इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जैसे मारुति कंपनी है, ठीक है, होंडा कंपनी, इन कंपनीज के अंदर जो इक्विपमेंट्स है, ये जो कार बनती है, गाड़ी बनती है, उनको आपने देखा कभी? केवल 1 मिनट का टाइम देते हैं किसी चीज़ को करने के लिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यों होती है, हर एक लेबर को अपना अपना काम दिया गया है ना। वो एक को ऐसे होगा क्या पता है स्क्रू टाइट करना हो, या फिर कुछ लूज करना हो सकता है, या फिर टैगिंग लगानी होती है, पैकिंग करनी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आपने क्या किया, अपने इस पूरे काम को डिफरेंट पर्सन्स को बांट दिया, ठीक है। बांटने का मतलब क्या है कि आपने इनको ड्यूटी दे दी है, आपने इनको क्या दे दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए ये सभी पर्सन क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ऐसी कंप्लीट हो जाएगी, है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कंप्लीट हो जाएगी, उनको क्या देनी पड़ेगी, अथॉरिटी भी तो देनी पड़ेगी भाई। अथॉरिटी दैट मीन्स आपको उनको पावर भी देनी पड़ेगी। जब तक उनके हाथ में पावर नहीं होगी क्या वो काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा पावर दे दी है, 1 महीने का टाइम था कि हाँ जी ये काम कंप्लीट करना है। 1 महीने के बाद ये जो मैनेजर है क्या ये इनसे कुछ पूछेगा नहीं? जैसे मैं आप सभी से पूछती हूँ कि हाँ जी लेक्चर समझ में आया, आपको कुछ समझ ना आया हो तो बताइए। या फिर मैं कहूँ कि जैसे मैं बच्चों को जब होमवर्क देती हूँ तो नेक्स्ट डे आकर मुझे क्या होना होता है, उनसे पूछना होता है क्या तुमने काम किया। तो वो अब क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे। अकाउंटेबल दैट मीन्स आंसर करेंगे मुझे कि हाँ जी मैंने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। सो सिंपल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर्सन्स को दी थी, अब वो इन पर्सन्स की अकाउंटिंग की जाएगी। किन की अकाउंटिंग की जाएगी, इन पर्सन्स की अकाउंटिंग की जाएगी। मीन्स कि जो मैनेजर होगा, जो भी डिपार्टमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। मीन्स कि इन्होंने जो बोला था कि कॉस्ट मेरी इतनी लगेगी, क्या उतनी ही आई,
क्या इन्होंने बजट के अकॉर्डिंग काम किया या नहीं किया, क्या जो प्लान सेट था उसके अकॉर्डिंग वो चल पाए या नहीं चल पाए। तो कहने का मतलब जितनी भी एक्टिविटीज पर्सन ने की है उसकी अकाउंटिंग की जाएगी, दैट्स नोन एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बट यहाँ पर क्या था कि सारी की सारी आइटम्स के ऊपर फोकस किया गया था, हम आइटम्स की जर्नल एंट्री वाउचर ये सभी कर रहे थे, है ना। बट यहाँ पर क्या है, पर्सन्स की, जिसको काम सौंपा गया है बच्चे, वो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने काम की अकाउंटिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। इसे बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, राइट। समझ में आ रहा है, तो इसको रीड करते चलो। क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट असिस्ट specific financial responsibility to the manager and the department। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है या फिर मैनेजर है, उसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपी जाती है, और वो फिर अकाउंटेबल होगा, वो आंसर करेगा कि हाँ जी मेरा फाइनेंशियल आउटकम कितना निकला। कि जैसे आपने बोला था कि प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन के अंदर पर यूनिट के ऊपर क्या होनी चाहिए, 8 रुपये कॉस्ट आनी चाहिए, बट उसकी तो कॉस्ट भाई 12 रुपये आ रही है। तो उसके आउटकम्स रिजल्ट आ रहे हैं कि जो सोचा था ये, ठीक है, ये सेट किया गया था, ये क्या इसका एक्चुअल है, इनके बीच में फिर क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा और इसकी कमी बताई जाएगी, और साथ ही साथ जिसकी जो भी पर्सन है वो जो कर रहा है उसकी कमी बताई जाएगी, और साथ ही साथ उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए उसको ट्रेनिंग, कुछ भी किया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है, या फिर मैं कह सकती हूँ उसको फील्ड के अंदर वर्क कोई और काम दिया जा सकता है, राइट। कि कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। दिस फोकस ऑन द tracking the revenue, expenses and the other financial activity for the different segments, right। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है कंपनी के अंदर ना काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे कि आपने बेकरी की शॉप में देखा होगा, या फिर आपने कहाँ देखा है, मुझे जल्दी बताओ। आपने बेकरी की शॉप देखी है, ओके। वहाँ पर देखो जो केक को मेन जो ओनर होता है वो सेल करने वाला चेयर के ऊपर बैठा होता है, उसके सामने तीन आपके पास मान लीजिए एम्प्लॉय लगे हुए हैं। एक क्या कह रहा है, कस्टमर्स के साथ डीलिंग कर रहा है कि हाँ जी हमारे पास ये वैरायटी है, कप केक है, सिंपल केक है, ऐसा मतलब वैरायटी दिखा रहे हैं, ठीक है। एक क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा जो चॉइस की गई है उनको क्या किया जा रहा है, उनको पूरा डेकोरेट कर रहे हैं। वो केक को सिलेक्ट करने का काम एक पर्सन का था, डेकोरेट करने का एक पर्सन का काम है, फिर उसको पैक करके आगे पहुँचाना एक पर्सन का काम है, ठीक है। देन उसके बाद उससे पीछे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि केक को बना भी रहा है, डिज़ाइन भी कर रहा है, और सारे सिस्टम हो रहे हैं, है ना। तो सबको अपना अपना काम दे दिया गया, सबके सेंटर बना दिए गए, मीन्स कि सबको सबके काम को बांट दिया गया, एक बांटने वाले पॉइंट को क्या बोला गया है, सेंटर बोला गया, ठीक है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर दी गई है। कंपनी के अंदर तीन तरीके से इसको बांटा गया है, 4 तरीके से बांटा गया है। फर्स्ट इज दैट इज द कॉस्ट सेंटर, सेकंड इज दैट रेवेन्यू सेंटर, थर्ड इज दैट प्रॉफिट सेंटर, फोर्थ इज दैट इन्वेस्टमेंट सेंटर। सभी सेंटर अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, दूसरे से कोई मतलब नहीं। कॉस्ट सेंटर, अब देखो मैंने आपको बोला सभी के सभी जो सेंटर है, सभी के सभी जो पर्सन है वो किस काम के लिए होंगे, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट सेंटर लिखा हुआ है, मीन्स कि वो डिपार्टमेंट, वो एरिया, वो पर्सन, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ओनली फॉर द मैनेजिंग द कॉस्ट, वो कॉस्ट को मैनेज करने से होगा। कि मीन्स कि जो हम केक बना रहे हैं, केक को बनाने में जो लागत आ रही है, जो कॉस्ट आ रही है, उसके ऊपर फोकस करेगा कि मैं कम से कम प्राइस के ऊपर मैं रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आऊँ, ठीक है, कम से कम प्राइस के अंदर मैं लेबर को अरेंज करूँ। यहाँ पर कॉस्ट के बारे में बात की जाएगी, कैसे ना कैसे करके मुझे मेरी कॉस्ट को कट करना है, और किसी के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। मैं लाइक दैट अ मेंटेनेंस दैट डिपार्टमेंट, जैसे कि मान लीजिए ये ऑफिस है, ठीक है, कंपनी है, बिल्डिंग है, उनको मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, स्वीपर की रिक्वायरमेंट है, सफाई वाले की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, डेकोरेशन किया जा रहा है, रिपेयरमेंट की जा रही है, इनके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो खर्चे के ऊपर ध्यान देगा और किसी के ऊपर ध्यान नहीं देगा। रिवेन्यू सेंटर क्या है कि आप कितना जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट जो कि वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और सेल करने से आपकी रिवेन्यू जनरेट हो रही है, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबल किससे होगा, डायरेक्ट फोकस करेगा सेल से, कि मैं कितना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं सेल कर पा रहा हूँ, सेल करने से मेरी इनकम जनरेट होगी, इनकम
जनरेट करने से मतलब है, ना कि मैं कॉस्ट को कट करने की बात करूँ। यहाँ पर आ जाती है सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, कितना आप अच्छे नेक्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हमारे यहाँ पे इस तरीके की अवेलेबल है, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का, ये इस चीज़ के लिए, ये एनिवर्सरी के लिए, ये बर्थडे के लिए, ये किटी पार्टी के लिए, या फिर इनॉग्रेशन के लिए, कुछ भी अलग अलग चीज़ों के लिए उन्होंने अलग अलग सर्व किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर अट्रैक्ट होगा, उसकी सेल बढ़ेगी, राइट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इसको रीड करो, यहाँ पे इसको रीड करो, क्या कहना चाह रहा है कि रेवेन्यू सेंटर इज द एरिया रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द जनरेटिंग द रेवेन्यू। यहाँ पर रेवेन्यू को जनरेट करने से मतलब है, मीन्स कि यहाँ पे जो सेल डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा रोल अदा करता है। जितनी ज़्यादा सेल होगी, जितनी इंक्रीज होगी सेल, उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू क्या होगा, आपका बढ़ेगा। सो सिंपल। नेक्स्ट जाता है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट तो तभी जनरेट होगा तो हमारी, मान लीजिए हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है। रेवेन्यू में से मैंने क्या किया, लागत को माइनस किया, तो उसी तो कहेंगे हम कि हमारा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना। मान लीजिए मैंने क्या किया है, एक केक बनाया है जिसको मैंने सेल किया 450 रुपये में, ठीक है, बट उसकी लागत कितनी आई है, 250 रुपये आई थी, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 200 रुपये प्रॉफिट बुक हो गया। तो प्रॉफिट सेंटर दोनों से बिलोंग करता है, रिस्पॉन्सिबल होगा दोनों के लिए, बोथ द रेवेन्यू एंड कॉस्ट। इट फोकस ऑन द मेकिंग अ प्रॉफिट। रेवेन्यू को हम जब माइनस करेंगे कॉस्ट से, उसे बोला जाता है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेंटर ये जैसे देखो बड़ा, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे आपका पहला कंसेप्ट दूसरे में भी आ रहा है, दूसरा कंसेप्ट तीसरे में भी आ रहा है, तीसरा कंसेप्ट फोर्थ में भी आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई लागत आई, लागत में हमने प्रॉफिट जोड़ दिया, रेवेन्यू जोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच के गैप को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। मान लीजिए 5 रुपये यहाँ है, 10 रुपये में बेच दिया तो 5 रुपये मेरा यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इन सबका आपका कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट सेंटर है। इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या कह रहा है कि आपके पास जो भी आपके पास पैसा है उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, या फिर आपके पास जो भी एसेट्स है उसको आप यूज़ कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास मशीन है, बेकरी केक बनाने की जो इक्विपमेंट है वो आपके लिए एसेट्स हैं। क्योंकि एसेट्स क्यों बोल रही हूँ बच्चे, क्योंकि आपको इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनसे बेनिफिट रिसीव होने वाला है, नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी आप यूज़ करोगे, मशीनरी को यूज़ करोगे, चाकू को, जो भी आपकी सामान होते हैं उन सबको आप यूज़ करोगे। देन उसके बाद आपका केक बनकर तैयार हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो आपके पास एसेट्स होती है वहाँ पर उसके यूज़ करने के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर इनकी ये कहीं ना कहीं अब लार्ज लेवल पे बारे में बात की जा रही है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि एन इन्वेस्टमेंट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू, कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट और द एसेट्स यूज लाइक दैट इज द इक्विपमेंट एंड प्रॉपर्टी, कोई भी आप अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये थे बच्चे आपके सेंटर, जो कि अब जिनको जितना काम दिया गया है वो उतने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा उससे कोई मतलब नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आया? सिंपल सा था। अच्छा, हर एक चीज़ों के ना कंक्लूजन समरी मैंने साथ साथ दी हुई है, तो उसको रीड आउट कर लेना। प्रॉफिट प्लानिंग कंट्रोल क्या है, नाम से क्लियर है। देखो प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपने, मान लीजिए मैंने कहा कि इस साल मुझे क्या करना है, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, मतलब जो पिछले साल मान लीजिए मेरा 5 लाख प्रॉफिट था, मैंने कहा कि इस साल मुझे 1 लाख प्रॉफिट बढ़ाना है, तो सिंपल सी बात है मेरे को 6 लाख प्रॉफिट करना है ना। तो सबसे पहले मैंने, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो गोल है प्रॉफिट कितना कमाना है, मैंने वो क्लियर किया, ठीक है। जैसे ही मैंने को क्लियर हुआ, जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे 1 लाख करना है, तो मैं इसके रिगार्डिंग क्या करना शुरू करूँगी, प्लानिंग करना शुरू करूँगी या नहीं करूँगी? सिंपल सी है, प्लानिंग करूँगी। हर एक चीज़ को मैं क्या करने वाली हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ, अरेंज करने वाली हूँ, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, लेबर अवेलेबल होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए मेरे पास, सब चीज़ को मैं क्या करने वाली हूँ, फिर अरेंज करने वाली हूँ। मीन्स कि सेल को, इस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए सिंपल है, जब मैंने 5 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था तो उस टाइम मैंने सेल कितने की थी, मैंने 25 लाख की थी। अब सिंपल है, मेरे को यहाँ पर क्या करना है, 6 लाख का 1 लाख प्रॉफिट बढ़ाना है, राइट। तो 1 लाख प्रॉफिट बढ़ाना है तो मुझे यहाँ पे 30 लाख की सेल करनी पड़ेगी। देन मैं 1 लाख प्रॉफिट, 6 लाख प्रॉफिट मैं क्या कर सकती हूँ, कमा सकती हूँ, क्योंकि ये किसके गुना है, सेल के 5 गुना है। सॉरी, प्रॉफिट क्या है, 5 टाइम्स है 20 आपकी सेल के, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, 5 टाइम्स हो गया आपकी सेल के। तो इस 30 लाख के प्रॉफिट को, 30 लाख की सेल को करने के लिए सिंपल सी बात है, मुझे मेरी सेल मैंने पहले डिटरमाइन की, मेरे 30 लाख हो गया। मेरे ऑब्वियस सी बात है, पहले खर्चा कम हो रहा था तो अब तो ज़्यादा होगा, 5 लाख यूनिट और मुझे प्रोड्यूस करनी है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो एक्सीड होती चली जाएंगी, ठीक है। मैंने डिसाइड कर दिया, मैंने 30 लाख रुपये क्या करना है, 30 लाख की सेल जनरेट करनी है। तो सेल को करने के लिए मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, सबको अपना अपना काम बांट दिया। अब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डे बाय डे, टाइम टू टाइम उसको चेक करे,
कि हाँ जो काम जिसको जैसे बोला हुआ है, जितना प्रोडक्शन जिसको जैसे बोला हुआ है, क्या वो उस ट्रैक पे चल रहा है नहीं चल रहा है। ये तो नहीं है कि सीधा सीधा चलता चलता कहीं और भटक गया हो या उधर चले गए हो, आप सीधा नहीं जा रहे हो, तो आपको वापस इस ट्रैक के ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये होता है प्रॉफिट प्लानिंग कंट्रोल कंसेप्ट, पीपीसी का। रीड करेंगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। इसको हम फीचर भी कह सकते हैं, यूसेज भी कह सकते हैं कि इसका क्या मेन पॉइंट है जो हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहले तो हमारे पास ना क्लियर हो जाता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को डिस्कस किया ना, जिसके कारण हमारे पास ये क्लियर है कि हाँ कॉस्ट वाले कह रहे हैं कि मेरी तो लागत भाई एक बार इतनी बड़ी है। अब सेल वाला ये तो नहीं कहेगा कि मेरी वजह से बड़ी है ना। तो कॉस्ट हर एक सेंटर को क्या कर दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिससे कि मुझे हर एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने में ईजी हो रहा है। नेक्स्ट, हर एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना मतलब क्या है कि मैं उनकी परफॉर्मेंस को भी मेजर कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, कि जो बोला था वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करवाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनेजर आर द रिलेटेड ऑन देयर एबिलिटी टू कंट्रोल द कॉस्ट विद इन देयर एरिया। अपने अपने एरिया के अंदर जितनी भी कॉस्ट उनकी इंकर्ड होनी चाहिए थी उतनी ही आनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो मैनेजर क्या होगा, आंसरेबल होगा, नेक्स्ट पर्सन की जो टॉप मैनेजमेंट है उसको आंसर देना पड़ेगा उसको। और वो क्या करेंगे, केयरफुली इन चीज़ों को स्टडी करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, फोकस करेंगे किसके ऊपर, उनके ऑपरेशन एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल करेंगे, उनके ऑपरेशन एक्टिविटीज़ के ऊपर। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वो इसीलिए ही दिया था कि आपको ये पॉइंट समझने में कोई दिक्कत ना हो। अथॉरिटी डेलीगेशन का मतलब आया समझ में कि साथ साथ इनकी चलती है, पावर आनी चाहिए। बजटिंग एंड प्लानिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने कहा कि इस साल इसको प्रोडक्शन करने, मेरे को 6 लाख का प्रॉफिट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 30 लाख की सेल करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे पास ये क्या है, बजट है, मैंने प्लान किया कि ऐसा ऐसा होगा अगर मुझे ऐसा करना है तो, है ना। जैसे मैं कहती हूँ ना कि अगर आपको जैसे आप डेली स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जाने से पहले ये कहते हैं ना कि मुझे इस नोटबुक की रिक्वायरमेंट है, आप पहले ही प्लान करके चलते हैं कि हाँ आज ये लेक्चर लगने वाला है तो मैं ये चीज़ें मैं लेके चलूँ, है ना। तो इस तरीके से कंपनी के अंदर भी होता है। यहाँ पे फोकस किया गया है मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब मैंने आपको आई होप समझा दिया है कि आपको आंसर करना होगा कि जो भी आपने परफॉर्म किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सेंटर ऑन द पीपल, नॉट जस्ट द कॉस्ट एंड द रिवेन्यू। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है, पीपल की है, कॉस्ट और रिवेन्यू के बारे में बात नहीं करता है। यहाँ पे लोगों के बारे में बात कर रहा है कि लोगों ने कितनी कॉस्ट इनकर्ड करी, लोगों ने कितना रिवेन्यू जनरेट किया, लोगों ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। मीन्स कि जो आपकी पर्सन है, जो आपके मैनेजर है, जिसको भी काम सौंपा गया है उसके ऊपर फोकस किया गया है, नॉट द कॉस्ट, रिवेन्यू, प्रोडक्शन, सर्विसेज, नहीं, यहाँ पे पर्सन के ऊपर फोकस किया गया। यहाँ पर आप रेगुलर फीडबैक भी लेंगे। फीडबैक लेने का बस एक मोटिव है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है डे बाय डे चेक होती रहेगी, जिससे कि आपकी कॉस्ट के ऊपर, अदर सोर्सेज के ऊपर कंट्रोल बना रहेगा। ठीक है, सिंपल से थे, इतना मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल अकाउंटिंग। कन्वेंशनल अकाउंटिंग होता है ये वाले सिंपल, ये हो गया लेजर हो गया, जर्नल हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, इनकम शीट हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया, जिनके थ्रू आप कंपनी की क्या पता लगा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप क्या पता लगा सकते हो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, राइट। और बैलेंस शीट से क्या पता लगा सकते हो, जो कि आपकी फाइनेंशियल की पोजीशन कितनी है, कि आप इन फ्यूचर में स्टेबल रह सकते हैं या नहीं रह सकते। समझ में आया? तो ये कन्वेंशनल अकाउंटिंग सबको लेके चलती है। ये जो मैंने समझाया ना, यहाँ पे हर एक आइटम, चाहे वो सेल की हो, चाहे परचेज की हो, चाहे एक्सपेंसेस की हो, चाहे प्रॉफिट की हो, किसी भी चीज़ की है, वो यहाँ पर सारी की सारी ऑल आइटम्स और सारे बिजनेस की इमेज को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पर क्या है, ऑल की नहीं बात की जाए, यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में बात की जाती है और स्पेशली पर्सन के बारे में बात की जाती है, नॉट आइटम्स के बारे में। ठीक है, तो हमें सीधा इसका डिफरेंस बात करी जाए। डिफरेंस यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वेंशनल अकाउंटिंग इज अ ट्रेडिशनल है, पहली बात तो ये। और दूसरा यहाँ पर क्या किया जाता है, फोकसिंग ऑन द ओवरऑल द कॉस्ट, ओवरऑल द रेवेन्यू, ओवरऑल द प्रॉफिट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जिसको भी काम दिया गया, जिस भी मैनेजर, जिस भी डिपार्टमेंट को भी काम दिया गया है, यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग ईच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के ऊपर हम इवेल्युएट करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे पर्सन आते हैं, यहाँ पे आइटम्स आती है ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड कन्वेंशनल अकाउंटिंग। क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या कहते हैं कि फोकस ऑन द पीपल, यहाँ पर पीपल के ऊपर फोकस करते हैं,
ठीक है, जैसे मैनेजर हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, इनके ऊपर फोकस करता है। रिस्पॉन्स कन्वेंशनल अकाउंटिंग इसके ऊपर फोकस करता है, कंट्रोलिंग करता है। आपने जिनको भी किससे संबंधित बात की जा रही है, प्रोडक्ट के, प्रोसेस के, सर्विसेज के, यहाँ पे आइटम से रिलेटेड है। इसका मेन पर्पस क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, कि जो जिसको भी काम दिया गया है, मैनेजर को काम दिया गया है, डिपार्टमेंट को काम दिया गया, वो डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए आंसर के ऊपर फोकस होता है कि हाँ कैसा परफॉर्म कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी होती है यहाँ पर मैनेजर की, बट यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बजाय यहाँ पर किसी गुड्स या फिर सर्विसेज की कॉस्ट को डिटरमाइन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या यहाँ पे डिवीजन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग? नहीं, यहाँ होता है जैसे कॉस्ट हो गया, रिवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो मैंने ऊपर पढ़े। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होता, यहाँ ओवरऑल सभी को लेके चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन थोड़ा ये बताओ कि किस में थोड़ा ईजी हो जाता है, जिसमें डिपार्टमेंट बना दिए, जिसमें सेंटर्स बना दिए, अलग अलग चीज़ों को मुझे अलग अलग पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ईजी है, बट यहाँ पे ईजी नहीं है। बट यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इवैल्यूएट द मैनेजर बेस्ड ऑन देयर इज अ परफॉर्मेंस ऑफ देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। हर एक सेंटर के द्वारा जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस की है उसी को हम इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट ओनली द कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट को फोकस किया जा रहा है विदाउट द फोकसिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल, ना कि ये देखा जाए कि कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट, समझ में आया? समझ में आया? मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर क्या है, पर्सन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, बट यहाँ पे केवल कॉस्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि हाँ जैसे तैसे करके भाई कॉस्ट कमानी चाहिए। और यहाँ पे क्या फोकस किया जा रहा है, किसकी वजह से, किस पर्सन की वजह से। मान लीजिए कॉस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है 6-7 व्यक्तियों को मैंने हायर किया था, उनमें से 3 व्यक्ति थे जिनकी कॉस्ट क्या है कम है, जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है वो इधर वाली थी। तो यहाँ पे ये 3 व्यक्तियों को हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेज करेंगे। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवैल्यूएशन तो किया जाएगा, बट यहाँ पर केवल और केवल कॉस्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, बट यहाँ पर क्या है, आपके मैनेजर के ऊपर फोकस किया जाएगा। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगी? रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई मिलेगी, जो कि आपको फीडबैक देगी हर एक मैनेजर को कि उसने परफॉर्म कैसा किया। और यहाँ पे क्या है, आपकी जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगी वो फोकस करेगी ओवरऑल कॉस्ट विदाउट द नेसेसरी एट्रीब्यूशंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इंडिविजुअल मैनेजर। यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं है, हर एक की जो सारी रिपोर्ट होंगी उसमें सबका होगा काम, बट यहाँ पे इंडिविजुअल रिपोर्ट होंगे। ठीक है, कंट्रोल ओवर द कॉस्ट, यहाँ पर कंट्रोल किसके ऊपर किया जाता है, मैनेजर्स के ऊपर किया जाता है, यहाँ पे कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मेन डिफरेंस तो यही है बच्चे, जिसके बेसिस पे हमने बाकी फर्दर डिफरेंस किए हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पर्सन के ऊपर कंट्रोल करता है, कन्वेंशनल अकाउंटिंग कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आया? सेगमेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? सेगमेंट का मतलब क्या है, बांट देना। मीन्स कि पूरे बड़े डिपार्टमेंट को बांट दिया हमने, ये जो काम बांटा था ये यही है, सेगमेंटेशन यही होता है। और सेगमेंटेशन हम कैसे डिवाइड करेंगे, डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है और उस वर्क को कौन कैसे लोग परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी क्या है। ठीक है, सिंपल सा ही, इतना इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ, इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ईच सेगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन परफॉर्मेंस हैज द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक दैट इज अ मेकिंग अ प्रॉफिट और मैनेजिंग द एसेट्स। राइट, ये डिपार्टमेंट के हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर दिया। जैसे हमने प्रॉफिट सेंटर हो गया, ये सेगमेंट होता है डिवाइड करना पूरे पॉइंट को। ठीक है, मेजरिंग के बारे में बात कर लेते हैं, सेगमेंट परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है। इसके ना बेटे 2 मेथड्स है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेजिडुअल इनकम। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, पता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर रिटर्न क्या आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ खड़े हैं, आपने बैंक के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, बैंक वाले आपके पैसे को रखेंगे और विद रिस्पेक्ट आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है उसकी परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैंने 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करे थे और उसके बदले में मुझे 100 रुपये क्या मिल रहे हैं, एज ए इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं ये क्या कहूँगी कि 100 रुपये इन्वेस्ट करने से मुझे 10,000 इन्वेस्ट करने से मुझे कितने रुपए मिले, 100 रुपये मिले। तो कितने परसेंट आपने इसके ऊपर कमाया। तो जो निकालते हैं वो हमेशा ऊपर रखते हैं, ये नीचे रखा, इसको कट किया, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि 10,000 के ऊपर मेरा 1% क्या मिल रहा है, मुझे रिटर्न मिल रहा है। उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मीन्स की जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है उसके बारे में बात किया। रेजिडुअल इनकम का मतलब क्या होता है, रेजिडुअल होता है बचा हुआ। बचा हुआ का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये कमाए थे, उसके अंदर मेरे क्या है 6,000 रुपये मेरा लागत आ गई है, कॉस्ट आ गई है, ये हो गया रेवेन्यू। ठीक है,
अब मेरे के पास जो बचा हुआ है 4,000 रुपये, ये क्या है मेरे पास रेजिडुअल इनकम है, मीन्स की जो बची हुई इनकम है। समझ में आया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो भी आपने कैपिटल लगाई हुई थी उस कैपिटल के ऊपर आपने कितना कमाया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट मैंने 1 लाख रुपए कमाया जब मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो परसेंटेज निकालो। ये वैसे हमने रेशियो वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, टेक्निक्स वाला जो टॉपिक था, याद है तुम्हें, रेशियो एनालिसिस के अंदर। ओके रेजिडुअल इनकम का मतलब क्या है सॉरी, रेजिडुअल इनकम का मतलब क्या है, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल को अरेंज करने में या फिर किसी भी तरह का खर्चा है उसको मैं जब माइनस कर दूं मेरे प्रॉफिट में से, उसे बोलेंगे रेजिडुअल इनकम, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द सेगमेंट अर्न देयर इज अ 1 लाख रुपीज इन अ प्रॉफिट and has investing the assets as rupees 5 lakh and the cost of capital is a 10%। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 लाख की आपने एसेट्स इन्वेस्टमेंट करी और इसकी जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर जो लागत है मेरे पास क्या है 10% आ रही है। तो मैंने क्या किया, पहले मेरा 50,000 निकाल लिया, बट मेरा प्रॉफिट कितना था, अब प्रॉफिट में से मैंने क्या किया 50,000 माइनस किया, तो मेरे पास रेजिडुअल इनकम ये बची है। ठीक है, समझ में आया? ओके जी। ट्रांसफर प्राइस का मतलब समझते हैं, ट्रांसफर प्राइस क्या कहते हैं, पता है ये कंसेप्ट क्यों आया था, ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट इसीलिए आया था जब हम क्या करते हैं, जैसे हम जान पहचान वाले को क्या करते हैं, सामान को कम प्राइस में भी दे देते हैं, कई बार उसका फायदा करवाने के लिए उसको ज़्यादा प्राइस में भी दे देते हैं। दिमाग में आ रहा होगा हम फायदा करवाने के लिए उसको ज़्यादा प्राइस पे कैसे देंगे। समझो, मैंने कहा कि आपका कोई फ्रेंड है इंडिया के अंदर है, ठीक है, या फिर आप सभी इंडिया के हैं, आपको कोई फ्रेंड है कहीं और दूसरी कंट्री के अंदर है, यूएसए के अंदर है, ठीक है, ठीक है, और आप यूएसए की कंट्री में मान लीजिए टैक्स का रेट क्या है, आपको पता है कि जो टैक्स इंप्लीमेंट होता है आपकी इनकम के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपकी जो टैक्स है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, रिवेन्यू जनरेट होता है, मान लीजिए 10,000 रुपये, ठीक है, आपकी जो लागत आई वो मान लीजिए 6,000 रुपये, बचने के बाद मेरे पास इनकम आ गई है, आ गई या नहीं आ गई है 4,000 रुपये। अभी जितना आपके पास जो इनकम बचती है उस इनकम के ऊपर क्या लगता है बेटे, आपका टैक्स लगता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30% में यहाँ पे लेके चल रही हूँ, तो यहाँ पे 1,200 रुपये मेरे पास क्या बन गया, टैक्स बन गया, और 2,800 रुपये मेरे पास क्या है फाइनली आफ्टर टैक्स इनकम बची है। ठीक है, ये जो ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट इसीलिए आया था बच्चे, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो टैक्स की रेट है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टैक्स की रेट क्या है 30% और यहाँ पे टैक्स की रेट क्या है आपके पास 5% है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा 30%, यहाँ पे कम देना पड़ेगा, है ना। और ये दोनों कंपनी आपस में क्या है, एक दूसरे को जानती है। ठीक है, ये मान लीजिए ये इसकी पेरेंट कंपनी है और ये क्या है, इसकी सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरीज कंपनी है। ठीक है, अब क्या होगा, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, इस कंपनी को रिक्वायरमेंट है तो इसने इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और उस रॉ मटेरियल का प्राइस मान लीजिए 10 लाख है। ठीक है, अगर वही यही सामान किसी और कंपनी को, ये यूएसए वाली कंपनी मान लीजिए जो कनाडा के अंदर जो कंपनी है उसको क्या करती है, ट्रांसफर करेगी इस रॉ मटेरियल को, उसको भी अगर ये 10 लाख रुपए में ही देती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम चल रहा है, फेयरनेस चल रही है कि मीन्स की अपनी जान पहचान वाली कंपनी को भी 10 लाख में दिया और उसको भी 10 लाख में दिया, कोई इशू नहीं। बट इशू कहाँ क्रिएट होगा, इशू यहाँ क्रिएट होगा जब ये यूएसए वाली कंपनी इंडिया वाली कंपनी को ये 10 लाख की बजाय उसको ज़्यादा में दे, मान लीजिए 15 लाख 20 लाख किसी में भी इतना अमाउंट में ज़्यादा में दे। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे टैक्स की चोरी की जा रही है, क्योंकि ये कहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा टैक्स है तो टैक्स बचाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने खर्चे जितने भी अपने एक्सपेंसेस हैं उनको हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ने से हमारी इनकम क्या होगी बच्चे, कम होगी। इनकम कम होगी तो हमारा टैक्स क्या होगा, वो भी कम होगा। प्रूफ करके दिखाऊं यहाँ पे, चलो भी प्रूफ करते हैं। देखो पहले मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास जो रिवेन्यू है वो क्या है, मेरे पास 20 लाख रुपीज़ है। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर 20 लाख रुपीज़ है। प्रूफ करके दिखाऊंगे कि अगर मैं 15 लाख रुपए में सामान खरीद रही हूँ, 10 लाख रुपए में सामान खरीद हूँ, दोनों में फर्क कितना है, टैक्स की चोरी कितनी हो रही है। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आई बेटे, यहाँ पर आई है एक जगह 10 लाख रुपए आई है, माइनस करने के बाद मेरे पास जो इनकम है वो कितनी बची है, 10 लाख है। अब मैंने बताया आपको इनकम के ऊपर टैक्स लगता है 30% है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 30% कर दूँ किसका, 10 लाख का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा।
तो मेरे पास फाइनली कितना बच गया, 7 लाख रुपीज़ मेरे पास आफ्टर प्रॉफिट बच गया। अब जैसे ही मैंने इस सामान को 10 लाख की बजाय मैंने उसको 15 लाख में मंगवाया, तो यहाँ पे 15 लाख रुपए माइनस होंगे या नहीं होंगे? होंगे जी। और जैसे ही मैंने यहाँ से 15 लाख रुपए माइनस किए तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 5 लाख बचा। ठीक है जी, अब इसके ऊपर मुझे 30% करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, हो जाएगा जी। अब यहाँ पे बचेगा कितना, 3,50,000 रुपये बचेगा। अब यहाँ पर देखो इस वाले टैक्स की अमाउंट से यहाँ पर कितना फर्क पड़ा है, आपने 1.5 लाख रुपए क्या कर लिए, बचा लिए। क्यों? क्योंकि आपने अपना खर्चा बढ़ाया, ठीक है, आपकी जो टैक्स की रेट क्या होगी, टैक्स की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। क्या मैंने यही लिखा था कि एक्सपेंसेस बढ़ेगा, इनकम कम बचेगी, इनकम कम बचेगी तो टैक्स भी कम हो गया। दैट्स रीजन ये कहते हैं कि जो टैक्स होता है प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, कि इनकम बढ़ी टैक्स भी बढ़ा, इनकम कम हुई टैक्स भी कम हुआ। समझ में आया? अच्छा, बट मैम ये भी तो होगा ना, आपने यहाँ बुक तो कर दिया, ये 5 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा तो दिखा दिए, कोई दिक्कत वाली बात, तो इसका भी तो दिखाएंगे। कहते हैं हाँ इसने रिसीव किया है 15 लाख रुपए का सामान, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा में रिसीव किया है। बट फर्क देखना बेटा, यहाँ पर पहले ही अगर ये 10 लाख के ऊपर टैक्स दे रहा था एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है, कितना हुआ यहाँ पर होगा 5 लाख रुपीज होगा, 5 होगा क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4 50,000 होगा। जस्ट अ सेकेंड, यस 50,000 इसका एज ए टैक्स बन रहा था। जैसे ही इसने क्या किया 15 लाख रुपए किया। अब आप ये देखो, एक तो यहाँ पे 5 लाख के ऊपर मेरे को कितने परसेंट देना पड़ा, 30% देना पड़ा था, है ना। और यहाँ पर क्या है, 5 लाख के ऊपर मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। इनके जो बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो टैक्स की सेविंग है। ध्यान से सुनो, इसके लिए खर्चा है 5 लाख रुपए, तो इसने खर्चा बढ़ा दिया, है ना, तो खर्चा बढ़ा दिया कि यहाँ पे 150 रुपए का फर्क नजर आ रहा है, इसने 150 रुपए की क्या कर ली है, सेविंग कर ली है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ यही 5 लाख क्या होगा, यूएसए वाली कंपनी के लिए इनकम जनरेट हो रही है। अब इसी 5 लाख के ऊपर अगर मैं 5% को कैलकुलेट करूं तो मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा बेटे आपका 25,000 रुपये। मीन्स की जो इनकम टैक्स जिसने 1.5 लाख रुपए बचाया है वहीं उसके ऊपर कितने रुपए देने पड़े उसको, जस्ट ओनली 25,000। तो यहाँ पे जो सेविंग हुई है ना 1,25,000 की, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट में ट्रांजेक्शन्स की जाती है। इस तरीके से कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ा घोटाला करती है। तो दैट्स द रीज़न यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब ये हुआ कि जब अगर कंपनी सेम प्राइस उसी कंपनी को दे रही है, अपनी पेरेंट कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को, और वही सेम गुड्स और सेम प्राइस में किसी और कंपनी को दे रही है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ध्यान से सुना, अगर वो ज्यादा चार्ज करती है, ठीक है, ज्यादा में सामान बेच रही है अपनी पेरेंट कंपनी को, क्यों, क्योंकि वहां पे टैक्स की रेट ज्यादा है। टैक्स की रेट ज्यादा होगी तो अपने खर्चों को बढ़ा दो भाई, कम देना पड़ेगा, और दूसरी कंपनी में कम है, तो इस तरीके की जो सेटलमेंट होती है इसको हम क्या कहेंगे, इस वजह से हम क्या करें, ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किस लिए की जाती है, यूज किया जाता है ट्रांसफर प्राइस को, कि हम रिड्यूस कर सके ओवरऑल टैक्स बर्डन को। अब देखो डिफरेंट कंट्री टू कंट्री टैक्स की रेट तो फ्लक्चुएट करेगी ना, और तो इस चीज़ का फायदा क्या किया जा रहा है, और लोग इस चीज़ का फायदा बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, राइट। इसका फायदा ना उठाए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रिंसिपल अनाउंस कर दिया कि भाई आर्म लेंथ प्रिंसिपल होना चाहिए, प्राइसिंग कंसेप्ट होना चाहिए। उसमें यह बोला गया है कि आपको जब भी आप किसी अपनी पेरेंट कंपनी को या फिर अपनी सब्सिडरी कंपनी को या फिर अपने डिवीज़न या फिर एफिलेटेड कंपनी को सामान को एक्सचेंज कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो प्राइस हो क्या होना चाहिए, आपका फेयर मार्केट प्राइस वाला होना चाहिए, कि आप अपनी कंपनी को भी, दूसरी वाली कंपनी को भी, तीसरी कंपनी को भी क्या है, सेम प्राइस पे ही डिस्ट्रीब्यूट करें। इज इट क्लियर? मेथड तो बिल्कुल आसान से है। मार्केट प्राइस मेथड क्या कहते हैं, एक आपका कॉस्ट प्राइस मेथड है। कॉस्ट बेस का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट इसके अंदर बेस माना जाएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि आप मार्केट को देखेंगे कि आपका मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है, नेगोशिएशन होते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है यहाँ पर, सबसे पहले कि आप यहाँ पर जो भी मार्केट में चल रहे हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि सामान अगर आप कहीं से भी खरीदेंगे, मान लीजिए ये फ़ोन आप कहीं से भी खरीदेंगे, ठीक है, वो आपको केवल और केवल आपको 10 लाख रुपए का मिलने वाला है सामान, ठीक है, तो आप कहीं से खरीद लें आपको 10 लाख का ही मिलेगा, ठीक है। ये होता है मार्केट प्राइस, जो कि आपको एक्सटर्नल मार्केट प्राइस से को रिप्रेजेंट करती है, आपके रियल इकोनॉमिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। एडजस्टेड मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जब आपके इंटरनल जो खर्चे होते हैं ना उसको हटा दो,
ठीक है। अगर ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, मान लीजिए कमीशन चार्ज किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा खर्चा आ रहा है, उन खर्चों को हटा दो जिससे आप अपने हिसाब से प्राइस को चार्ज कर सकते हैं। ये होता है एडजस्टमेंट, जो एडजस्टेड प्राइस मार्केट प्राइस होता है। सिमिलर होता है मार्केट प्राइस के, बट यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है और यहाँ पर जो एक्सक्लूड किया जाता है कॉस्ट को, इसकी बाहर निकाल दिया जाता है कॉस्ट को। कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी आपकी कॉस्ट, वो कॉस्ट को हम रिमूव करते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए इररेलेवेंट है। कैसी है? इररेलेवेंट। क्लियर है? नेगोशिएटिंग प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? जब आप क्या करते हो, थोड़ा बहुत ये कहते हैं ना बहसबाजी कर रहे हैं, दुकान पे जाने के बाद हम कहते हैं कि सामान के दुकानदार कहते हैं कि 900 रुपये का, आप कहते हैं कि नहीं हम 750 रुपये में इसको खरीद के लेके जाएंगे। होता है कभी बार। तो यही चीज़ें होती हैं कि आप उस वहाँ पर नेगोशिएट करते हो कि आप जो मैनेजर है अपने फेयर प्राइस के रिगार्डिंग आप उसे बातचीत कर रहे हो, सलाह मशवरा कर रहे हो कि हाँ जी ऐसा ऐसा हो सकता है, आप इतने में दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कॉस्ट बेस्ड मेथड। क्या होता है कि जहाँ पर हम कॉस्ट को बेस मानते हैं, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि जितनी कॉस्ट आपकी आई है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, वो कॉस्ट आपसे क्या किया जाएगा? चार्ज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को कोई सामान को बनाने में क्या हुआ है, 80 रुपये लगे हैं तो आपसे केवल 80 रुपये ही लेंगे, आपसे 90 रुपये लगे तो केवल 90 रुपये ही लेंगे। अगर इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए, मैंने कहा कि 100 रुपये में सेल करना है, तो यहाँ पे 20 रुपये मार्जिन ऐड होगा, यहाँ पे 10 रुपये मार्जिन ऐड होगा, होगा ही नहीं होगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब होता है जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर केवल और केवल वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को ही यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, बट यहाँ पे क्या होगा, आपके मार्जिन को भी इंक्लूड किया जाएगा। आपको पता है कुछ इस तरीके का होता है कि सेल्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे EBIT आ जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, या आप चैप्टर नंबर 60 में पढ़ेंगे जब आगे आएगा आपका, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर कॉस्ट के प्रोडक्शन के कॉस्ट के बारे में बात की जा रही है कि एक यूनिट और मुझे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में, ठीक है, एक यूनिट और मुझे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में कितना मेरी कॉस्ट में फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ओनली द इंक्लूडिंग द कॉस्ट दैट वेरी विद द प्रोडक्शन के वेरी करने पर। मान लीजिए मैंने कहा कि पहले मैं क्या कर रही थी, 30 यूनिट प्रोड्यूस करी थी और उसके ऊपर मेरा खर्चा क्या आ रहा था, 500 रुपये आ रहा था। जैसे ही मैंने 31 यूनिट करी तो मेरा खर्चा 550 रुपये आ गया। मीन्स कि एक यूनिट का खर्चा मेरा क्या है, 50 रुपये, जो कि प्रोडक्शन के साथ वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ओनली इंक्लूडिंग द कॉस्ट दैट वेरी विद द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है कि जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, जो कभी भी इनकर्ड नहीं होती, बट अगर उसको अरेंज करेंगे तो इनकर्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कोई फैक्ट्री, आपको कोई शॉप करनी थी, दुकान खोलनी थी, ठीक है। या तो आप ऐसा हो सकते हैं कि आप उस बिजनेस को करने के लिए आप दुकान को किराए पर लें, और किराया कितना है, 10,000 रुपये। फिर आपने देखा कि किराए पर लेने की बजाय ना मेरे पास खुद की जो ज़मीन है वो है, और खुद का कमरा है, मैं उसको ही, उसके अंदर ही सामान को सेट कर दूँ, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो ये कॉस्ट आई है, ठीक है, आपके पास खुद की ज़मीन हुई, ठीक है, आपने बचा ली कॉस्ट। अगर वो कॉस्ट, अगर आप उसको बाहर से अरेंज करते तो कहीं ना कहीं आपको वो पैसा देना पड़ता, एज अ रेंट देना पड़ता है ना, तो उसे हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ओके जी, ये चैप्टर हो गया फिनिश बच्चे। आप इसकी समरी देख सकते हैं, चैप्टर देख सकते हैं। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो ₹9 आपको इसके पे करने होंगे इस पर्टिकुलर PDF के लिए। डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन गिवन है, आप ले सकते हैं, टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली आज हमारा 14 चैप्टर भी हो गया है। देन उसके बाद हमारे 3 से 4 चैप्टर हो रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले। 19 चैप्टर्स में से हमने ये चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।